गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं अपनी विषयगत बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय विदेश नीति पर चर्चा करूंगा। और श्री नटवर सिंह जी जो लंबे समय तक भारत के जो विदेश सेवा के अधिकारी थे, कई प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने बतौर विदेश मंत्री काम किया और राजदूत के रूप में भी सेवाएं दी अलग अलग देशों में। यानी अभी तक स्वतंत्र भारत में विदेश नीति के संबंध में अगर सबसे अच्छी समझ और पकड़ अगर मानी जाती है तो श्री नटवर सिंह जी की मानी जाती है। आज मैं बच्चों से बात इसलिए और बड़ों से भी, अभिभावकों से भी, यानी सभी जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, उनसे भी साझा करूँगा। विद्यार्थियों के लिए परीक्षागत मैं इसलिए जोड़ देता हूँ बात, परीक्षागत उनको लाभ देगी ये वीडियो, चाहे वो किसी भी स्तर की तैयारी कर रहे हों। तो भारतीय विदेश नीति बड़ी लोकप्रिय सी, उदार सी है। शांति, मित्रता और समानता ऐसी कई बातें जो विदेश नीति के हमारे आधार स्तंभ भी हैं। राजनीतिक दृष्टि से दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में भारत की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण तो है ही। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भारत की स्थिति कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भारत की वैदेशिक जो विदेश नीति जो दक्षिण एशियाई महाद्वीपीय जो नीति में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यानी हमारी जो विदेश नीति है वो उस उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत संख्या बल पर नहीं बल्कि व्यापक राजनीतिक परिवर्तन संबंधी अभिकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण है, जिससे कोई भी राष्ट्र मुंह नहीं मोड़ सकता। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की विदेश नीति वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब ये प्रश्न एक तो यहाँ ये बनेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति की मूल बातों का समावेश किया गया है। इस अनुच्छेद का कहना है, मैं फिर दोहरा दूँ, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति की मूल बातों का समावेश किया गया है। इस अनुच्छेद का कहना है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ा देगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं भारत सरकार से भारत की विदेश नीति की बहुत प्रशंसा करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा देगा। सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं, दुनिया में कोई भी असुरक्षित ना हो, राष्ट्र राज्यों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों तथा संधियों का आदर करेगा। ये बातें और भी अच्छी हमारी कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय जो अपराधी हैं जो एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, लोकतंत्र का हमें पाठ पढ़ाते हैं। मैं बात इंग्लैंड की तरफ कर रहा हूँ। इंग्लैंड में जो भगोड़े अपराधियों को जो इंग्लैंड ने शरण दे रखी है, ये उसकी विदेश नीति का गिरा हुआ चरित्र है। चाहे हमारे यहाँ अगर इंग्लैंड के कोई अपराधी अगर आकर शरण लें तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उस चोर को छिपा लें, पर इंग्लैंड ने हमारे राष्ट्रीय चोरों को, ललित मोदी और विजय माल्या, दो नाम तो आम जनता में चर्चा में, बाकी और भी बहुत हैं। मैं मांग करता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से इंग्लैंड सरकार से कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पाठ न पढ़ाए, मानवता पाठ न पढ़ाए। विलम्ब अगर भारत सरकार उनको भगोड़ा अपराधी घोषित कर रही है तो उनको इस देश की सुपुर्द तुरंत करे, ताकि उसके चाहे वो, हालांकि पाकिस्तान भी छिपाता है इस तरह के ढेर सारे अपराधियों को। दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का बम विस्फोट के जो आरोपी, बहुत बड़े आरोपी, बड़ी संख्या में बम हादसों में जो लोगों को मारकर वहाँ छिप गया, पर वो उसकी विदेश नीति और हमारे साथ संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। वो इस तरह घटियापन दिखा सकता है कि यहाँ नहीं है, वो नहीं है, हालांकि उसे भी नहीं करना चाहिए। मानवीय चेहरे के नाम पर हम भी उसके, अगर अपराधी वहाँ उसके को मार कर यहाँ भग जाएगा तो हम भी तो उसको सुपुर्द करेंगे, कोई बात नहीं। इस मामले में पाकिस्तान की जो खुद का जो आचरण है वो काफ़ी गिरा हुआ है, बहुत गिरा हुआ है। वो पाकिस्तान
पवित्र धरती जरूर वो उसका उस नाम के ऊपर कलंक है, वो पाकिस्तान नहीं कह सकता उसको, उसकी विदेश नीति और उसकी इस तरह के गंदे आचरण को देखकर। तो विशेष रूप से मैं कहूँ चाहे हमारा देश हो चाहे दूसरे देश हो, सभी से मैं आह्वान करूँगा कि वो इस तरह के अपराधियों को दबोच कर वहाँ छिपा के न रखें, बेकार में उन पर कपड़ा न डालें कि ये नहीं है या इस तरह हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। नहीं भैया, व्यवस्था एक ही है। यदि कोई कहीं से चोरी और इस तरह गंदा अपराध करके अगर भगा है, आम जनता मार कर भगा, तो उसको वहाँ की सरकार और वहाँ के न्यायालयों के हवाले करो ताकि उसको कानून के मुताबिक दंड दिया जा सके। तो मैं थोड़ी मेरी विदेश नीति को आगे बढ़ाऊँगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधान और संधियों का आदर करेगा। ये हमारे यहाँ हमारी जो विदेश नीति अनुच्छेद 51 में भारतीय संविधान वर्णित है, उसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरे विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान का प्रयास करेगा और इसके लिए किए जाने वाले शांतिपूर्ण प्रयासों भरपूर सहयोग देगा। हमारी शांति सेना कई बार गई हैं अफ्रीकन देश, गृह युद्ध के बड़े शिकार रहते हैं वो। कुल मिलाकर भारतीय वैदेशिक नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। आम नागरिक को भी इस तरह के विचार रखने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा समाधान करने में सहायता देगा। सभी राज्यों और राष्ट्रों से अच्छा तालमेल बरकरार रखना, ये भी हमारी विदेश नीति का भाग है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हुए नियमों का प्रतिपादन करना, सैनिक गुटबंदी से अपने को अलग रखना और ऐसी गुटबंदी का सख्त विरोध करना, ये भी हमारी नीति का हिस्सा रहा है। ज़्यादा हम सैनिक गठबंधन कम से कम बनाने में प्रयासरत रहे हैं। उपनिवेशवाद का उग्र विरोध करना, चाहे वह किसी भी देश में हो। हाँ, कोई छोटा मोटा जैसे गुट बना है, अभी भी बना है, या प्रत्यक्ष रूप से कुछ हमारी सैनिक झुकाव रूस की तरफ था हथियार खरीदने के मामले, और वो कई बार इस तरह की परिस्थिति होती है, राष्ट्र हित में निर्णय लेने पड़ते हैं, लेना भी चाहिए। अभी भारत ने एक जो सैनिक गुट इन्होंने जो गुट बनाया है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर, ज़रूरत है चीन के साथ लोहा लेने के लिए और चीन को झुकाने के लिए ज़रूरी इस तरह का। इस सभी नागरिकों को भारत सरकार की इस तरह कदम की हम प्रशंसा करते हैं। हमारे राष्ट्र में जहाँ भी सकारात्मक निर्णय लेने की ज़रूरत हो, हर सरकार ले, इसमें कोई दो नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा में सभी नागरिक साथ ही होते हैं। सरकार के आलोचना तभी करते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुँचे। अगर राष्ट्र को सुरक्षित करने वालों में सरकारें अगर आगे बढ़ती हैं, ढेर सारे कर लगाकर हथियार भी खरीदती हैं, तो भी नागरिक जो है सरकार के साथ रहते हैं, तो अच्छी बात है। हम गुट बनाने में विश्वास नहीं करते, पर यदि कहाँ को ज़्यादा ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है। उपनिवेशवाद का उग्र विरोध करना, चाहे किसी भी देश में हो। प्रत्येक सरकार की साम्राज्यवादी मानसिकता का विरोध करना। उन देशों की जनता का भरपूर सहयोग करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद के कुछ चक्र फंसे हों। वैसे आजकल देखा जाए तो मैं एक बात कहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच या वो ग्रामीण स्तर पर हो, सामाजिक मंच, लगभग ये तो यानी सुझावकारी जो काम से मानना, एक प्रकार से शर्म से मानना या सामाजिक मान्यताओं से मानने वाला दौर ख़त्म होता जा रहा है। कानून और डंडे के बल से शायद हकीकी व्यवस्था, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुश्किल से अभी बर्मा में या म्यांमार में बहुत लंबी लड़ाई के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और सेना ने फिर अपदस्थ कर दिया। अब किस देश का हाथ है किसका नहीं, इससे क्या यूएनओ जैसी संस्थाओं की शाख गिरती है। अगर वो लोग हस्तक्षेप करके और ये रोक नहीं पाते हैं, तख्ता पलट कर दिया सेना ने, लोकतंत्र फिर खतरे में आ गया। लोकतांत्रिक तरीके जो चुनी हुई सरकार थी उसको फिर अपदस्थ कर दिया। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और यूएनओ अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। उसकी जो शाख और इज्जत तभी बढ़ेगी यदि वो अपने इस तरह के मामलों में बड़े स्टैंड, मजबूत कदम ले, नाममात्र की एक संस्था बनने का प्रयास ना करे। किसी भी, चाहे वो राष्ट्र कितना भी अनुदान देता हो, ये देखने वाला है कि बार बार आरोप लग रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ पर कि भाई वो जो ये ज़्यादा विकसित देश जो बड़ा डोनेशन देते हैं उनको स्थायी राष्ट्र भी कहा जा रहा है सुरक्षा परिषद में। ये उचित नहीं है। कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ये कहती है सबको एक मत और सबके मत का मूल्य बराबर। मैं ये कह रहा हूँ जब तक ये व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं आएगी, 190 के आसपास देश है, शायद आजकल 193 कितने, इससे ज़्यादा भी नहीं है,
193-94 के आसपास संख्या है, फिक्स कुछ बढ़ी, तो सबको बराबर मत करने का अधिकार हो और सबके मत का बराबर महत्व हो, सबके मत का बराबर मूल्य हो। ये नहीं है कि स्थायी राष्ट्र जो उनमें से एक वीटो करेगा तभी माना जाएगा, इस तरह की बातें नहीं। बिल्कुल बराबर अधिकार देंगे। एक अच्छी पंचायत को बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेश में भारत में बहुत पुराने समय से प्रचलित हैं इस तरह की बातें। तो एक साफ सी पंचायत का रूप दिया जाए उसे, स्वच्छ पंचायत का, कि वो जो कहेगी कम उसकी कोई बात से मानने या न मानने वो भी बात की बात है। कम से कम वहाँ निर्णय तो राजनीतिक दृष्टि न ले जाए। 190 जो देश बैठकर और बहुमत से ये तो करना सीखें कि भाई ये इनकी आलोचना की जाए। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का मैंने देखा कि श्रीलंका सरकार ने जो हमारे तमिल भाइयों का जो वहाँ संहार किया था, हवाई हमले करके बच्चे और महिलाओं तक को नहीं बख्शा था, और संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने, जनरल असेंबली ने निंदा प्रस्ताव पास किया और बहुत बड़ी संख्या में ईरान के परमाणु बम के उसके आणविक विकास के खिलाफ पास किया, परंतु वो सतह भी हो वहाँ विरोध मत डाल के आ रहे हैं, उसके बावजूद भी उससे संबंध उतने घनिष्ठता के साथ दिखा रहे हैं, ये उचित नहीं है। जिन लोगों ने श्रीलंका के खिलाफ मतदान किया था उसकी आलोचना की थी, उस सरकार की घोर आलोचना की थी आम सभा ने। क्या उन राष्ट्रों से राजनीतिक संबंध तोड़े, क्या आर्थिक संबंध तोड़े? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ एक श्रीलंका जैसे टापूनुमा देश को अगर कवर नहीं कर पाएगा तो फिर उसकी साख कैसे बचेगी? वो सिर्फ चर्चा रह जाएगी, कहा जाएगी कि भाई ये जो प्रस्ताव हो रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला कागज है, तो उस समय तो ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये बिल्कुल विश्व शांति के लिए भारत हमेशा खड़ा था, रहेगा। चाहे श्रीलंका की बात हो, चाहे पाकिस्तान की, चाहे चीन के मामले में बात हो, वहाँ चाहे म्यांमार की बात हो, वहाँ जो निर्णय लिए जाएं, बहुमत से जो फैसला ले लिया गया उसको अच्छे से अमली जामा पहना जाए, उसको कार्य रूप में परिणित किया जाए, उससे संयुक्त राष्ट्र संघ की साख बढ़ेगी। निंदा प्रस्ताव पास कर दिया, लोगों ने विरोध में मत भी डाल दिया, परंतु मित्रता उसी कदर उसके साथ रख ली, तो फिर वो उनको फ़ायदा नहीं हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को मैं इसके लिए सचेत करना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ कि वो अपनी जो कार्यशैली उसको बदल ले और उसमें जो बढ़ चढ़ कर जो भाग लेते हैं ये जितने भी राष्ट्र हैं, वो वहाँ विरोध मत करके और बाहर आके भी कुछ अपना व्यवहार उसमें अमली जामा, ये कहते हैं नकली चेहरा न दिखाएं, थोड़े से वास्तविक बनने का प्रयास करें। ये निश्चित रूप से मैं संयुक्त राष्ट्र संघ और उन राष्ट्रों को सुझाव देना चाहूँगा। आगे मैंने ये बताया था कि इन तथ्यों जो मैंने ऊपर बातें बता दी, बाकी हमारे आधार स्तंभ 3 हैं: शांति, मित्रता और समानता। भारतीय वैदेशिक नीति के जो उद्देश्य बताए गए हैं वैसा प्राय हर देश अपने आदर्श उद्देश्यों की बात कहता है। ये बिल्कुल ठीक है। आदर्श बातें तो पाकिस्तान से पूछी जाए तो शायद वो हमसे भी ज़्यादा बताएगा। जो बौद्ध पाकिस्तान का मतलब पवित्र स्थल, ये कोई पाक उर्दू का कोई शब्द है, उर्दू अरबी का, कि उसका मतलब ये कहते हैं कि वहाँ पवित्र स्थल के रूप में पाकिस्तान का मतलब ही है पवित्र स्थल। और वहाँ सारे अपवित्र अगर कार्य होने लग जाए, जितनी भी घटिया इस तरह की बातें सब होने लग जाए, तो पाकिस्तान का भैया। इसी तरह जो चाइनीज़ वाले हैं, चीन, म्यांमार, ये बुद्धिस्ट ज़्यादातर बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध जी के अनुयायी हैं, और इनका आचरण देखो, कहीं महात्मा बुद्ध जी से इनकी शैली मिलती है क्या? तो एक ये भी होना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहते कि कथनी और करनी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। मैं यहाँ इस बात पर आऊँगा कि लोगों को कथनी करनी एक चीज़ करनी पड़ेगी, चाहे कम कह दो, ज़्यादा क्यों करो, पर उसका मतलब ये नहीं है कि किसी धूम्रपान निषेध पर भाषण देने वाला डॉक्टर कुछ देर बाद में अगर वो मान लो धड़ल्ले से घर से पता लगा भैया ये तो पता नहीं कितनी डीवियाँ फेंक देता है, तो ऐसे तो अपना शरीर खत्म कर रखा है, ये क्या इसमें सुझाव और भाषण देगा? ये तो स्वयं सबसे पीड़ित है। तो कहने मतलब ये है कि रोल मॉडल बनने का प्रयास करें। बार बार मैं देख रहा हूँ महात्मा को भी और दिन चैनल वाले घेर रखा था कि यार यहाँ कमाता है वहाँ लगाता है, उसको एक बहुत तगड़ा इशारा दिया, वो झल्लाने लग गया। उससे बात करते करते कि आप मुझे क्यों पूछ रहे हो, ये मेरी निजी ज़िंदगी का सवाल है, ये मेरी निजी कंपनी का मामला। बोले भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको कोई अपशब्द नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये पूछा कि यहाँ कमाता है वहाँ लगाता है। विदेश के मामले में उसको उस पर आक्षेप लगा रहा था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस को थोड़ा प्लीज़ मिला लें, और ये विदेश नीति के मामले में कि देश जब शांति की बात करें निश्चित रूप से करें, तो हथियारों को खरीद, हथियारों का विकास ये कहाँ से आ गया? डिसआर्मामेंट की बात चल रही है, कितने प्रस्ताव पास हो लिए हैं,
और सबसे ज़्यादा तो मुझे इनकी हंसी आती है कि जो ये तो रोटी हथियार निर्यात से खा रहे हैं। जो इकोनॉमी जो टिकी पड़ी इन विकसित देशों जो डेवलप कंट्री करें, इन्होंने कुछ अलग से कुछ डेवलप नहीं कर रखा, इन्होंने सिर्फ हथियार निर्यात। एशिया और अफ्रीका इनके अड्डे हैं। ये कूटनीतिक मामलों से एक देश की तरफ वो हो जाता है, एक की तरफ वो हो जाता है, ये F-16 ले जाओ, फलाना ले जाओ, दिगड़ा ले जाओ। यानी मिस्र जहाँ लोगों को भोजन और दवाई का पैसा नहीं है और वहाँ भी राफेल ला गया, सबसे पहले टेका गया। किससे लड़ना भी नहीं, किसी से नहीं है, वो भी ऊपर से प्रतिबंध लगा रखा है कि ये भी आजकल एक दूसरे पर हमला करने की स्थिति भी नहीं है। वो कहते हैं ना चुगली टाइप स्थिति, बुरा देखने वाली स्थिति, वो गए लोगों ये भी नहीं है। जब यदि किसी पर हमला होता है तो इतना बड़ा समूह आटे पर सामने आ खड़ा होता है। ये भी नहीं है कि एक बहुत बड़ा विशाल राष्ट्र जिसकी 500 गुना शक्ति और फिर भी वो उसको कब्जा कर लिया। ऐसी भी आजकल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तैयार बैठे हैं मदद करने वाले लोग या इकट्ठे होकर। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोग भी इस रूप में किया जाता है कि भाई चलो इस चीज़ में तो ये संस्था काम करती है। जो कुवैत पर हमला किया था इराक ने, उसको मुँह की खानी पड़ी, वो तबाह हो गया वो राष्ट्र। तो कम से कम ये ज़रूर है कि कोई साम्राज्यवाद वाला काम नहीं कर सकता। यानी दूसरा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जल्दी से हड़प नहीं सकता। क्यों? हड़पने की स्थिति में एक बड़ा समूह वहाँ से, और ये विकसित राष्ट्रों को इस मामले में तो मैं ज़रूर उनको कहूँगा कि उनकी बड़े वो दबंग भी हैं। और यदि को तैयार संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव नहीं हो तो भी इस तरह की कार्रवाई अमेरिका अपने समर्थक राष्ट्रों के लिए तो कर ही देता है। पर ये भी अच्छी बातें नहीं है। लोग साम्राज्यवाद न फैलाएं, शांति से रहें और डिसआर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण की तरफ वास्तव में बढ़े। सम्मेलन बहुत होते हैं, रूस अमेरिका बार बार चल रहे हैं, हथियारों का जखीरा डाल रखा है। कभी हमें CTBT पर कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर के लिए भारत को दबाव डालते हैं और खुद अपने को उसमें शामिल नहीं कर रहे कि भाई, और भारत शुरू से कह रहा है कि भैया ये जो शांति में बिल्कुल विश्वास करते हैं, सबसे आगे खड़े हैं, परंतु ऐसी नीति बर्दाश्त नहीं है जिसमें दोहरे मापदंड हो कि आपके लिए तो ये है नहीं, आप तो हथियारों जखीरा ख़त्म करने को तैयार नहीं है और हमें रोक रहे हैं कि आप परमाणु हथियारों का विकास मत करो। तो कहते हैं कि दुश्मन को देख कर कदम उठाना बेहतर है। यदि विश्व समुदाय अगर शांति तरफ बढ़ना चाहे तो वो एक कदम रखे तो अपनी 4 रखो, और यदि हथियारों के विकास से हमें खतरा पैदा कर रहे हो तो मैं ये भी विदेश नीति में शामिल करना चाहूँगा। कोरी बातों में कुछ नहीं रखा है, निश्चित रूप से अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर लेना चाहिए बहुत अच्छे से। और अगले कहते हैं कि दुश्मन तभी डरता तब लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जब उसे पता लग जाए कि आपसे कई गुना शक्ति है तो फिर उसके शत्रुओं की संख्या घट जाती है। और भारत विदेश नीति में ऐसा शामिल करे। धन्यवाद।